जी हाँ दोस्तों, यस स्मार्ट करियर पॉइंट में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। एमपी जीके का मेरा ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आप मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन या उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहली बात आज हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो ये है कि अपन अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात आज ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं भौगोलिक विभाजन कैसा है। यानी आज हमारा मध्य प्रदेश को अगर हम अच्छे समझें, जैसे ये अपना मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को कितने क्षेत्रों में डिवाइड कर करके पढ़ते हैं। तो इसके पहले अगर आपको ये जानकारी हो गया हो तो इसके साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी बातों को और ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात, ये मध्य प्रदेश जो है अपन बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश है मुख्यतः तीन भागों में ही बटा होता है और तीन भाग होते हैं जिसमें से उसके से 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके छोटे छोटे पार्ट जो है वो 5 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। और इसके बाद ये बघेलखंड का पठार और ये सतपुड़ा पर्वत मेखला, ये आप लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को समझने के लिए आज मैं जो है पूरी ये वीडियो में एक एक चीजें बताने की कोशिश करूंगा। आशा करूंगा कि ये वीडियो जिस तरह पीछे वाली वीडियो है आपको अच्छा लगे उसी तरह से ये भी आपको अच्छा लगेगा और इस पे आप पूरा फोकस करिएगा। समझ में अच्छा आ जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं। अपन सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में जैसे हम ये चीज जानते हैं कि मध्य प्रदेश भू अवस्थित राज्य है। इसका मतलब क्या है जानते हो? इसका मतलब ये है कि चारों दिशाओं में मध्य प्रदेश किसी भी न तो किसी महासागर से मिलता है न किसी, ये कहना चाहिए सीधा सीधा अगर बात मध्य प्रदेश के बारे में तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश जो है ये चारों दिशाओं में जितने भी उसकी दिशा हैं उसमें से कहीं ना कहीं भू अवस्थित राज्य यानी भू से जमीन से मिली हुई है। आप जैसे अब इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता दिया है कि कैसे कैसे पड़ोसी राज्य में कौन है, इसके बाद इसके पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, जैसे जान चुके हैं, ये अपना छत्तीसगढ़ है, ये महाराष्ट्र है और यहाँ पे जो है आपका गुजरात है और ये अपना पूरा राजस्थान है। तो ये चित्र हमने देखा कि चारों दिशाओं में देखा जाए तो ना कोई तालाब, अरे सॉरी, ना तो कोई इसमें महासागर है ना सागर है ना कोई, इसलिए इसको भू अवस्थित राज्य कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जान गए भू अवस्थित राज्य का मतलब। अब देखिए, मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित है। ऐसे राज्य है जहां पे अगर हम बात करें तो अपन बात करें तो ये मध्य प्रदेश जो है हृदय में स्थित है ना। ये किस में है भैया? हृदय में स्थित है। ऐसा राज्य है जहां पर्वत, समझते जाइए, जहां आप देख पा रहे हैं पर्वत हो गया, पठार हो गया, ठीक है, मैदानों में और संतुलन विद्यमान होते हैं। कहीं ना कहीं ये आप देख पा रहे होंगे मैदानों में, ये पूरी भागों में विद्यमान है। यानी ये कहीं देखिए मध्य प्रदेश में पर्वत भी है, मध्य प्रदेश में छोटा सा पठार भी है और मैदानी वाला क्षेत्र है, ऐसे भागों में विद्यमान है ये मध्य प्रदेश में सब ये हैं। अगर और हम बात करें तो वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम कहा जाए तो गोंडवाना लैंड है। ये कैसा है देखिए, आपको पता है एक पेंथालासा था, पेंजिया बदल गया, जिसके बीच में दोनों धीरे धीरे दरार आ गई तो ये वाला प्लेट ऐसे खिसक गई और ये वाला प्लेट खिसक गई और बीच वाला पेंथालासा कहला गया, ये सागर था। फिर ये तीन तीन भागों में यहाँ पे क्या है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हो गया। और अंगारा लैंड ये हो गया, अंगारा लैंड, और ये हो गया भैया आगे चल के गोंडवाना लैंड हो गया, यहाँ गोंडवाना लैंड हो गया। समझ रहे हैं ना? तो इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट हमारा मध्य प्रदेश है, मिलता है अपर गोंडवाना समूह में बांटा गया। ठीक है, लो मिडिल और देखो लोअर गोंडवाना, मिडिल लोअर और अपर गोंडवाना, ये गोंडवाना शहर समूह को भी ऐसे भी बांटा गया था। ठीक है, तो ये आप जान गए। फिर अगर हम बात और करें तो देखिए भौतिक संरचना के दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। इसका मतलब है अपने प्रायद्वीपीय, जैसे अपना देखो आप सब जानते हो कि अगर हमारा भारत की, अगर हम पूरी इंडिया की ही बात करें हम, तो इंडिया जैसे अपना ये पूरा अर्थ है, अर्थ के नॉर्थ साउथ उत्तरी पूर्व में हमारा भारत स्थित है। अब उत्तर पूर्व के कारण मध्य प्रदेश भी उत्तरी पूर्व में ही क्षेत्र आता है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग के अंतर्गत आता है। इसलिए क्यों नहीं आएगा, जब पूरा भारत ही है तो उसमें भी प्रायद्वीपीय भारत के भी उत्तर में ही है। मध्य प्रदेश की पश्चिमी भाग में दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। देखिए अपन जब पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा मध्य प्रदेश को, दक्कन ट्रैप मालवा वाला क्षेत्र जो आप देखोगे, मालवा वाला क्षेत्र भी पढ़ोगे जब आप, मैं भी दिखाऊंगा आपको मैप में, तो मालवा वाला क्षेत्र जो है काली मिट्टी से बना हुआ, ये दक्कन ट्रैप के चट्टानों से ही बना हुआ, ये पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र भाग है। और दक्कन ट्रैप एक विशेष प्रकार की संरचना है, जान लीजिए अब, जिसका निर्माण क्रेटियस काल में हुआ, क्रेटियस काल। अब आपको इसको मैं पूरी काल भी बताऊंगा, आगे वाले वीडियो मिलेंगे आपको। दक्कन ट्रैप उद्भेदन अथवा ट्रैप से हुआ, अर्थात ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ। सीधा सीधा बात है, दक्कन ट्रैप
ज्वालामुखी से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? यह ज्वालामुखी के उद्गार से ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब देखिए इसी समय ज्वालामुखी लावा से विशाल चट्टानों का निर्माण हुआ। देखो जब ज्वालामुखी निकलती हैं, अगर हम बात करें ज्वालामुखी जब निकलती हैं तो उसी समय पे जब ठंडक होने के बाद विशाल चट्टानों का निर्माण हुआ, तो इन्हीं चट्टानों के क्षरण से धीरे धीरे काली और रेगुर मिट्टी का निर्माण हुआ। वो विशाल चट्टानें धीरे धीरे क्षरण होता है, तो क्षरण होने के बाद ही वो काली और रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। किसका बेटा? काली और रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है, रेगुर मिट्टी। ठीक है, तो ये अब भारत में इसका विस्तार जो है, पश्चिमी भारत ले लो, महाराष्ट्र में भी इसका देखने को मिलता है, गुजरात, पश्चिमी भारत में कौन कौन रही है? महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है इसका विस्तार पश्चिम मध्य प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पश्चिम मध्य प्रदेश में इसका निर्माण है। तो आपको मैं बता दिया कि दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन बना कैसे, दक्कन ट्रैप आया कैसे, ये भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान चुके। अब आगे हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति देखिए, तो देखिए मध्य प्रदेश की विस्तार अगर उत्तरी, ये कि मैंने एक प्रस्तावना जो वीडियो के इंट्रोडक्शन में मैं डाला हूं, पहले वाले वीडियो में मैं ये सब बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति, लेकिन अब हम थोड़ा क्या है उसको विस्तार पूर्वक समझना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए विस्तार उत्तरी अक्षांश में 21 डिग्री 6 मिनट से, यानी आपको मैं बता भी चुका था उस वीडियो में, आपको याद भी होगा अगर जिसने पीछे वीडियो देखा होगा, ये कहलाता आपका अक्षांश रेखा। और ऐसी ऐसी रेखाएं आपके क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा सबसे इधर वाला बॉर्डर और ये वाला बॉर्डर, इन्हीं का जो है काउंटिंग कर लिया जाता है। तो देखिए 21 डिग्री यानी यहाँ पे दिमाग लगाया जाए तो जैसे ये 21 डिग्री, ठीक है, और 6 मिनट इधर से चलती है, तो यहाँ का जो पूरा है ये जाकर 30 डिग्री 26 डिग्री 30 मिनट तक ये अक्षांश, तो ये इसके अक्षांश से स्थित है। और ये सब कहाँ है भैया? उत्तरी में है, क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में है। इसी तरह से अगर हम देशांतर की बात करें, क्योंकि हमारा भारत मध्य प्रदेश जो पूर्वी क्षेत्र में है, तो इसलिए देशांतर में ये कहलाता है, देशांतर में क्या होता है कि जैसे 74 डिग्री 59 मिनट समझते जाइए से लेकर के यहाँ पे देखा जाए तो 82 डिग्री, सीधा सीधा समझिए 82 डिग्री 61 मिनट, यानी ये, तो यहाँ पे अगर इनकी बात हम करें तो समथिंग 8 देशांतर का अंतर है। 8 देशांतर का अंतर है। मैं पूरी बात बताया था कितना मिनट कैसा है, सब कुछ आप पीछे वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग 8 डिग्री का, देखो इसमें लिखा है 2 मिनट का अंतर है, अर्थात तो मध्य प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी भाग में 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर है। और अगर देखे जाए तो 1 मिनट में 4 मिनट के बराबर, मतलब पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो एक देशांतर पार करने में उसे 4 मिनट का लगता है। 8 देशांतर पार करने में उसे कितना लगेगा? तो 8 गुणे 4, यानी उसे लगभग 32 मिनट का समय लगेगा। सही बात है ना? और प्लस 2, क्योंकि 2 इसलिए क्योंकि कुछ मिनट में है, तो 2 यानी कुल मिलाकर उसे 34 मिनट का समय टोटल अंतर आता है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 3,08,252 है। अब छत्तीसगढ़ के करार घाटी विवाद के कारण कहीं कहीं अगर बात करें तो अब 252 की जगह में करार घाटी है ना छत्तीसगढ़ विवाद के कारण, तो वो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी दर्शाया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन क्या दिया है, कैसा है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मध्य प्रदेश की अगर बात ही हम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आप आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश जैसे ये यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है, यहाँ पे पूर्व है और यहाँ पे पश्चिम है। तो दक्षिण और उत्तर, और कोई पूछे कि उत्तर और दक्षिण तक की लंबाई टोटल कितना है तो 605 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे जाए कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार इसका कितना है तो आप कहोगे सर जी 870 किलोमीटर है। 870 किलोमीटर है, यानी कुल मिलाकर ये कह सकते कि जो मध्य प्रदेश है, जो अपना मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो टोटल अगर क्षेत्रफल में देखा जाए तो 9.38%, यानी बात समझ रहे हैं ना, पूरे भारत का 9.38% है हमारा मध्य। कितना बेटा? 9.38% जो है ये पूरा मध्य भारत का पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा। अब आगे की अगर हम बात और देखते हैं तो सबसे पहली बात क्षेत्रफल के आधार पर भारत के जो है 6 बड़े राज्य अब आज देख लेते हैं। पहली बात देखिए, सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में है। फिर इसके बाद अब मध्य प्रदेश हो चुका है। अब इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल के दृष्टि से,
फिर इसके बाद देखते जाइए क्षेत्रफल के दृष्टि से, फिर इसके बाद गुजरात है, और इसके बाद 5वें नंबर में आपका कर्नाटक है, 6वें नंबर में। तो देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक। यानी आप सीधा सीधा बात ये करें, एक बार फिर से देखते हैं, राजस्थान, ठीक है, इसके बाद एमपी, इसके बाद एमएच, इसके बाद यूपी, के बाद गुजरात यानी यू, और इसके बाद कर्नाटक, ठीक है। तो कर्नाटक में जो भी है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह छठ में देखा जाए तो 6 आप मध्य भारत के जो स्टेट है क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो वो इस तरह से अपन जमा के देख सकते हैं। अब देखिए इन्हीं चीजों को अगर देखना चाहो तो राम महान उत्तर भारत के, इसका मतलब रा से राजस्थान, और माँ से मध्य प्रदेश, और फिर माँ से महाराष्ट्र, फिर महान से महाराष्ट्र हुआ, उत्तर, उत्तर से अपन क्या करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर से क्या होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर उत्तर गुजरात के, है ना, राम महान उत्तर गुजरात के, गुजरात गुजरात जानते हो, और गुजरात के बाद आप जान ले के से कर्नाटक, के से क्या होगा कर्नाटक, ठीक है। ये आप लोग जान लेना कि राम महान उत्तर गुजरात के, ये ट्रिक है छोटा सा, समझ गए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, आप तो बेसिकली ऐसे कोई बात नहीं है, आप लोग मैप के आधार पे पढ़ते हुए तो में आ जाएगा। चले आगे, बिल्कुल चलिए अब हम देखते हैं कर्नाटक 6वां राज्य क्षेत्रफल है। देखिए कर्क रेखा की अगर हम बात करें, जब आप जानते हो अगर भारत की बात करें, पूरा अगर इंडिया की मैप की बात करें, तो पूरा इंडिया मैप को अगर मैं थोड़ा समझाना चाहूँ आपको, तो इंडिया मैप में आप देखेंगे जैसे ये आप, मैं इंडिया मैप समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये अपना ये इंडिया मैप की बात करें तो इंडिया मैप में जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा, ये अपन देखेंगे तो ये कर्क रेखा जो है बीचों बीच यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र के बीचों बीच से काटता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो यही मध्य प्रदेश को हम समझ रहे हैं कि जो 23 सही 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा, तो मध्य प्रदेश को लगभग 2 भागों में विभाजित कर निकलती है। यह मध्य प्रदेश की 14 जिले से होकर गुजर जाती है। अब ये 14 जिलों को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं याद कर रहे हैं तो बेकार चीज है। पहली बात रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, ठीक है विदिशा हो गया, इसके बाद रायसेन, सागर, दमोह, ठीक है निजासन, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये जो आप मैंने नाम बताया ये 14 जिलों से होकर के जो है अपन कर्क रेखा जो गुजरती है, ठीक है। भाई रतलाम होते हुए उज्जैन जाती है, उज्जैन में देव का दर्शन करके शाजापुर साज सजावट को देखती है और राजगढ़ में आती है, राजाओं से मिलती है, सीहोर होशियार हो जाती है, भोपाल में आ जाती है, भोपाल विदेश लोग आते हैं, विदेश मिलती है, विदिशा राय लोगों से भी मिलती है, फिर सागर में महासागर हो जाता है, भैया सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर उसको मोह आ जाता है, दमोह, इसके बाद जब जब जबलपुर जाता है तो काटते हुए कटनी और उमर बिताते हुए शहडोल सहना आ जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, सबको याद कर लीजिएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भोपाल संभाग के सभी जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट हो गया है कि कौन से संभाग के सभी जिले से जो कर्क रेखा गुजरती है, तो भोपाल संभाग के सभी जिलों से कहा जाए तो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, क्या बेटा कर्क रेखा गुजरती है भोपाल संभाग के सभी जिलों से, ठीक है। आगे की बात करें दोस्तों तो देखिए ये मैप में अब समझ सकते हैं आप लोग, ये मैप को समझिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए पहली बात तो ये इसकी स्थिति अगर हम देखें, देखिए बेटा हाँ अगर हम इसकी थोड़ा समझने की कोशिश करें, देखिए इसमें तो ये जो आपको मैप दिया है, ये मैप आप समझिए, यहाँ पे आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे आप हल्का समझिए, यहाँ पे 21 डिग्री 6 मिनट देख रहे हो, यहाँ पे ये आप थोड़ा ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के देखिए 26 डिग्री 30 डिग्री तक है, इस तरह 74 डिग्री 59 मिनट से लेकर के 82 डिग्री 63 मिनट, ठीक है ना, तो पूरी देशांतर, ये इस तरह ये देशांतर रेखा है, ये अक्षांश रेखा। अब देखिए इसमें से 14 जिले कौन कौन से, ये बेटा रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल, ये जितने मैंने बताया इसी के बारे में 14 जिलों से होकर के ये गुजरती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे कहते हैं कर्क रेखा भारत के, अब देखिए भारत के क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती, जैसे गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होता हुआ। फिर से बोलते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा के बाद क्या आ जाएगा, मिजोरम। ठीक है बेटा, तो ये इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होकर के ये जो है अपन भारत में अगर पूछे जाए तो जाती है। अब देखिए 82°5 पूर्वी देशांतर मानक समय से निर्धारित रेखा पर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले को स्पर्श करते हुए निकलती है। तो सबसे पहली बात, जो 82°5 इधर देखे थे ना हम ना, इधर ऐसे ये वाला, ये अपन जो है ना, ये सिंगरौली, मध्य प्रदेश के कौन सा जिला, सिंगरौली, सिंगरौली को से होकर के ये मानक समय जाती है। जो भी है थोड़ा सा सिंगरौली टच करती है। ठीक है, अब राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देखिए देखिए एक बार फिर से देखते हैं, स्पर्श करते हुए निकलती है। अब 82.5 पूर्वी देशांतर जो है मानक समय जो है निर्धारित रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जा रही है। पहला तो उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका है उड़ीसा, फिर आपका है आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। मेरे साथ बोलो बेटा, अगर मानक समय की बात करें जाए, यानी मानक रेखा जो 82.1/2 जो नैनी से चलती है उत्तर प्रदेश का, वो कौन कौन से मतलब राज्य से गुजरती है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद उड़ीसा, फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश। मेरे साथ फिर से बोलो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी इतने राज्यों से होकर, यानी 5 राज्यों से होकर के जो है मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिण जिला, दक्षिणी सबसे उत्तरी जिला कौन है, मुरैना। देखिए बेटा, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो मुरैना जिला आएगा, और सबसे दक्षिण में अगर पूछा जाएगा तो भैया बुरहानपुर, और अगर सबसे पूर्व में पूछा जाएगा भैया तो सिंगरौली, सिंगरौली, और सबसे अगर पश्चिम में पूछा जाएगा भैया तो अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर। तो मुरैना सबसे उत्तरी साइड में है, नॉर्थ में, साउथ में है बुरहानपुर, ईस्ट में है सिंगरौली और वेस्ट में है आपका अलीराजपुर। ठीक है दोस्तों, अब फिजियोग्राफी मैप इंडिया में मध्य प्रदेश के 3 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। वो कैसे है, देखिए फिजियोग्राफी मैप इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्र, जैसे छत्तीसगढ़ विभाजन से पहले 9 भाग में बांटा गया था। वो 9 भाग क्या है 2000 के पहले, देखिए मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, बघेलखंड का पूर्वी पठार, ये मुख्य 3 है। अब इसको हम अलग अलग बांटे थे। अब हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे तो अब ऐसा है, मध्य उच्च प्रदेश आएगा पहले, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी था, बघेलखंड का पठार। अब मुख्य 3 है, अब 3 के मध्य उच्च प्रदेश के या फिर मिला के 5 हो जाते हैं छोटे, ठीक है, बाकी ये आपका एक ही में रहते हैं। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। देखिए पहली बात तो मध्य उच्च प्रदेश में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो पहले आपका मध्य भारत का पठार। मध्य उच्च प्रदेश में कौन कौन आता, देख लो यहाँ पे, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, ठीक है, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, है ना, और और इसके बाद नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन घाटी। तो 1 2 3 और 5। देखिए बेटा 1 2 3 4 और एक आपका रीवा पन्ना बुंदेलखंड का पठार 5। ठीक है, अब इनका जो आपको याद रखना है वो क्या क्या याद रखना है, मेरी बात समझना। पहले हम मध्य उच्च प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे। मध्य उच्च प्रदेश का जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा मध्य उच्च प्रदेश ही है। बस यहां से आप देखिए, यहां से गौर करिए, ये नर्मदा सोन घाटी है, ये देखिए, यहां से लेकर के आप खुद समझिए, आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए आप लोग, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये नर्मदा सोन घाटी, ये नीचे है ना, ये पूरे नीले नीले, आपको येलो कलर, हल्का सा आसमानी स्काई ब्लू कलर का दिखाई। इसके बाद आप थोड़ा सा आ जाइए रीवा पन्ना का पठार। तो देखिए रीवा पन्ना का पठार अगर आप मैप से थोड़ा सा बारीकी से देखें, ये वाला क्षेत्र, ये है रीवा पन्ना का पठार, है ना। अब इसके बाद थोड़ा जस्ट आगे आएंगे यहाँ पे, तो आपको मालवा का पठार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ये देखिए, आप
ये आपको, ये पूरा क्षेत्र आपका, ये हल्का यहाँ ये कट जाता है यहाँ पे, ये आपका मालवा। अब इसके बाद मालवा के पठार के बाद मैं आपको थोड़ा बघेलखंड बुंदेलखंड का पठार बता रहा हूँ। ये बुंदेलखंड का पठार देखिए, बुंदेलखंड देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड। अब इसके बाद मध्य भारत का पठार, तो अगर हम थोड़ा समझें, ये पार्ट आपको मध्य भारत का पठार, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मध्य भारत का पठार, ये पूरा मध्य भारत का पठार आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा मध्य भारत का पठार हो गया। अब आगे ये मध्य भारत का पठार हो गया, ठीक है। तो इस तरह अब यहाँ पे जितने मैंने बात किया 1 2 5, ये मध्य उच्च प्रदेश के भाग है। जो हम पहला नंबर मध्य उच्च प्रदेश पढ़े हैं ना, ये यहाँ पे ऐसे डाले थे मध्य उच्च प्रदेश। तो मध्य उच्च प्रदेश को हम सबसे पहले इंडिकेशन किए, जो 5 है। 5 का नाम क्या क्या है? पहला नंबर आपका देखेंगे, ये ए नंबर है। पहला नंबर हम देखेंगे तो मध्य भारत का पठार, क्या है बेटा? मध्य भारत का पठार, समझ में आ रहा? ये मध्य भारत का पठार आ गया। फिर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर आप मालवा का पठार, दूसरा बार हम क्या देखेंगे? मालवा का पठार, मालवा का पठार। मालवा का पठार के बाद हम तीसरी बात अगर हम बात करें तो तीसरा वाला आप देख पा रहे होंगे रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार, याद हो जाएगा पूरी बात। और फिर चौथा नंबर अगर हम बात करें बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। और फिर 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का पठार हो गया मध्य भारत। पूरी क्लियर है ना? तो ये चीजें अगर हम देखें तो आप ये मध्य उच्च प्रदेश के भाग है, ये मध्य उच्च प्रदेश के भाग है, ठीक है। ये मध्य उच्च प्रदेश के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा मैकल पर्वत। अब देखिए सतपुड़ा मैकल श्रेणी आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैप में समझिए, जूम कर देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा मैं हल्का सा इधर लूंगा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा, बस बस बहुत हो जा रहा है, थोड़ा सा हो गया। तो ये आपको यहाँ से दिखाई देता होगा। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हाँ, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये देखिए सतपुड़ा बर्बर श्रेणी, ये नीचे का पूरा पार्ट आप देखिए पोर्शन बन रहा है। अच्छे समझने की कोशिश करिए, पूरी A to Z दिमाग में लगाइएगा, क्योंकि बेटा देखिए यूट्यूब में पहली बार ऐसा सब कुछ होने जा रहा है। मेरे चैनल में आपको एक एक चीजें मैं पूरा क्लियर करके बताऊंगा दोस्तों। जो टेक्नोलॉजी मेरे पास है मैं उसको पूरा उपयोग करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये बात बेटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सतपुड़ा मैकल श्रेणी, है ना। अब इसकी सर्वोच्च चोटी हम लोग बताएंगे, है ना। राजपीपला हो गया, मैकाल श्रेणी हो गया जो अमरकंटक में है, और ऐसे हम आपको धीरे धीरे एक धूपगढ़ की चोटी दिखाएंगे। ये सब चीजें हम लोग अपने ऑटोमेटिक आपको समझाएंगे, ठीक है। तो अपन ये देखिए राजपीपला श्रेणी वाला यहाँ पे पढ़ेंगे, भाई धूपगढ़ वाला यहाँ पे पढ़ेंगे, और एक जो है आपका मैकाल श्रेणी जो अमरकंटक में है वो ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सतपुड़ा के बाद अब लास्ट वाला जो हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड। जी हाँ दोस्तों, बघेलखंड ये है तीसरे नंबर का, ये बघेलखंड है। अब ये बघेलखंड जो है, देखो इतनी बात है, ये बघेलखंड में अगर हम लोग बात करें तो देखिए बघेलखंड का पठार आपको इतना छोटा सा दिखाई। अब इसमें अंतर्गत कौन कौन से जिला आ जाएंगे भैया, तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत आप शहडोल, उमरिया, अनूपपुर ऐसे क्षेत्र को इसमें बघेलखंड में मिल जाएंगे। अभी हम और चर्चा करेंगे, टेंशन न लीजिए। अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, आशा करता हूं कि पूरी बातें आपको कोशिश किया हूं समझाने को। अब देखिए इनकी बेसिकली और बातें समझिए। अब इनकी बेसिक ये समझिए कि जैसे कोई भी चीज 100% होती है, भाई हमारा मध्य प्रदेश मान लो 100% है, 100% का अगर हम समझें तो 100% का 10.7% है। कौन है बेटा? जो 10.7% है आपके मम्मी, ठीक है। तो जो 10% है, 10% में 7.7% जो है ये मध्य भारत का पठार है, ठीक है। अब मध्य भारत का पठार है, इसके बाद अगर बुंदेलखंड की पठार की बात करें तो ये 7.7% है, ठीक है। देखते जाइए, मैं आपको एक क्लियर बता रहा हूं, 10 दशमलव मान लो 7% इसको मान लेते हैं, समथिंग 7.7%
बुंदेलखंड को मान लेते हैं ये, यहाँ पे मैं समझाऊं 10.7% यहाँ पे, हाँ ये बुंदेलखंड को मान लिए, और रीवा पन्ना को मान लीजिए 10.3%। जी हाँ दोस्तों 10%, 3%, 10.3%। ठीक है। अब इसके बाद रीवा पन्ना का बटेगा बाद हम लोग थोड़ा सा नर्मदा, ये सॉरी आपका मालवा का पठार, मालवा का पठार देखिए बेटा 28 दशमलव, आप समझिए 28.2% है, यहाँ पे समझिए। इसके बाद 28.2% के बाद आपको मिल जाएगा 27.7% नर्मदा घाटी, क्योंकि ये भी कमजोर नहीं है बेटा, 27.4% समथिंग, लगभग ये 26% आप कह सकते हो, लगभग 26% है। ये चीजों का जब ऐड करो और इसके बाद जो बचेगा उसमें से 11% जो है सतपुड़ा मैकल पर्वत है, देखो, और इसके बाद 7% जो बचा आपका वो बघेलखंड है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? बघेलखंड, वो बघेलखंड है। तो इस चीज को अगर समझने में आपको समझ में आए, बिल्कुल क्लियर हो गया, तो इस तरह अपना मध्य प्रदेश बटा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। चलें, मध्य प्रदेश का, अब मध्य उच्च प्रदेश के बारे में अच्छे से जानकारी लेना। अभी ये तो केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब थोड़ा सा हम लोग लिखित रूप से क्या जानकारी हमें मिल रही है उसको देखते हैं। देखिए, मध्य उच्च प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली श्रेणियों के बीच, मध्य उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा सोन घाटी और अरावली, समझते जाइए, बीच त्रिभुजाकार स्थित। कैसे देखिए, अब ये हमने मध्य प्रदेश को देखें तो मध्य प्रदेश की मैप को अगर समझें तो एक तरह से आप समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये मैकाल पर्वत श्रेणी, इधर नर्मदा, इधर देखो नर्मदा श्रेणी है, नर्मदा घाटी श्रेणी है, ये पूरा पार्ट, ठीक है ना, और एक तरह से त्रिभुजाकार है कि नहीं? देखो, ये मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ये त्रिभुजाकार है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो ये चीज को मैं समझाने बता रहा। ठीक है, उत्तरी सीमा साधारणतः यमुना नदी द्वारा बनाई जाती, बिल्कुल सही। आप मध्य प्रदेश के ऊपरी साइड में जाएंगे तो भाई नर्मदा नदी ऐसे बह रही है, और विंध्याचल, भांडेर, कैमूर श्रेणियां इस प्रदेश का भाग है जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में स्थित है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी नदी बेसिन है। सुन लीजिए, मध्य उच्च प्रदेश गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है, और गंगा नदी का बेसिन हिस्सा है, इसीलिए ये सबसे उच्च है, सबसे मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नदी बेसिन है। कौन? मध्य उच्च प्रदेश। अब मध्य उच्च प्रदेश को याद रख लो भैया, गंगा का बेसिन क्षेत्र है और सबसे बड़ा नदी बेसिन है। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो मैंने अभी समझाया है। वो कैसे कैसे देखिए, मालवा का पठार जो सबसे ज्यादा बड़ा है 28.2% है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने देखा है 28.2 है, जो कि 86,927 वर्ग किलोमीटर में है। जी हाँ दोस्तों, 86,927 वर्ग किलोमीटर फैला है, ध्यान रखिएगा। इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है, और यह दक्कन ट्रैप की लावा निर्मित बेसाल चट्टानों से बना। अभी मैंने बताया था ना, चट्टान बेसाल चट्टान कैसे बनते हैं, जिसके क्षरण से काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। समझ रहे हैं ना? तीसरी पॉइंट देखिए, इसके पश्चिम में अरावली तथा पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है। ध्यान रखिए, पश्चिम में सब जानते हो अरावली पर्वत पूरा घेरा हुआ, पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है। चलिए भैया, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है, और उत्तर में मध्य भारत का पठार है। बिल्कुल सही, छोटा सा देखा तो देख ले रहे हैं, देखिए आपको भी दिखा दे रहे हैं, देखिए, हाँ ये है भैया बेचारा मालवा। इसके देखो उत्तर में मध्य भारत का पठार है, इधर देखो बुंदेलखंड है, इधर देखो रीवा पन्ना का पठार है, इधर देखो नर्मदा घाटी है ना, है। और इधर क्षेत्र में आप देखोगे उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाएगा, अतन। तो अपन देख लीजिए इस चीज को है। अब देखिए, इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी जिसके दक्षिण में स्थित है, सुन लीजिए, आपको बता चुका हूं, जिसका विस्तार पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश तक है। इस पठार की सबसे 881 मीटर, और जाना पाव 854 मीटर, और झजारी ये भी 810 मीटर, यानी ये इनकी सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी सिगार है। पहले क्वेश्चन आ गया, सबसे चोटी सिगार है 881 मीटर, लेकिन जाना पावा बोले तो 854 मीटर है, और झजारी की बात करें 810 मीटर। जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ ही जाता होगा बड़े आनंद से। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन को, मालवा के पठार के अंतर्गत सोनवाड़ा पठार, अमाठवाड़ा और पठार, भोपाल का पठार, सागर का पठार तथा विदिशा उच्च
है। मालवा के पठार के अंतर्गत सोनवाड़ा पठार, उमाठवाड़ा पठार, भोपाल का पठार, सागर का पठार और विदिशा उच्च भूमि स्थित है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए छठवें नंबर की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज इसमें दिया है दोस्तों, आपको लगेगा यूट्यूब में पहली बार इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो देखिए मालवा के पठार के अंदर कौन कौन से जिला आएंगे भैया, गुना, विदिशा, वेरी गुड, राजगढ़, वेरी गुड, शाजापुर, वेरी गुड, आगर मालवा, वेरी गुड वेरी गुड, और इसके बाद उज्जैन, वाव, रतलाम, वाव, नीमच, उज्जैन, धार, उज्जैन 2 बार हो गया, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, इंदौर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, मंदसौर आदि जिले आते हैं। दोस्त एक बार फिर से समझिए, कौन कौन से जिले आते हैं बोलो, गुना, फिर विदिशा, फिर राजगढ़, फिर शाजापुर, फिर आगर मालवा, फिर उज्जैन, फिर रतलाम, फिर नीम के नीचे नीमच, फिर उज्जैन तो गिन चुके हैं, धार, फिर झाबुआ, फिर अलीराजपुर, फिर देवास, फिर इंदौर, फिर सीहोर, वाव, भोपाल, रायसेन, मंदसौर आदि जिले आते हैं। ये मालवा के पठार के अंतर्गत हैं। अब आप मालवा पठार के अंतर्गत दिमाग में बैठा लेना, काम आ जाएगा। 7 नंबर पॉइंट जो हम आ गए हैं वो है मालवा के पठार की प्रमुख नदियां। देखिए भैया, मालवा में चंबल नदी, चंबल नदी, छिप्रा नदी, छिपती हुई छिप्रा नदी, माही नदी, ये नदियां, और काली सिंध नदी, और पार्वती नदी, और बेतवा, ये मालवा में। भाई मालवा को आप जलवायु फायान बड़ा अच्छा बोला है, आप भी समझ सके हो। चंबल नदी, छिप्रा नदी, माही नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी, बेताब लोग रहते हैं ना वो मालवा जाने के लिए, इसलिए तो ये पूरी नदियां जो हैं ये मालवा के पठार की प्रमुख। मालवा के पठार का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण सभी नदियां यमुना की सहायक है। यमुना की क्या है, सहायक नदी। उत्तर की ढाल है और उत्तर की सीमा जो है हमारा यमुना नदी मिलाती है। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ की प्रमुख फसलें देखिए, गेहूं, कपास, सोयाबीन। एक बार याद करिए कौन कौन है भैया, गेहूं जी, कपास जी, सोयाबीन, ये पूरे जो हैं मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा। मालवा के पठार की जलवायु सम जलवायु मानी जाती है, जहां ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड होती है। इसीलिए भैया गर्मी में मालवा जरूर जाइए, मालवा वाला क्षेत्र यानी धार, जितनी जिला मैंने बताया ना वहां घूम के देखिए, वहां कम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती ना बहुत, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों के कारण गर्मियां पड़ती है ना, फैक्ट्री होने के कारण कुछ ऐसे। 10वें नंबर भैया बहुत महत्वपूर्ण, देखिए इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण, मालवा शब्द मालव जाति के नाम पर पड़ा है। जी हाँ, मालव जाति जिसका उल्लेख है 420 पूर्व मिलता है। इस जाति की सेना सिकंदर से युद्ध में पराजित होकर के पंजाब तथा राजपुताना क्षेत्र से अवंती वर्तमान उज्जैन कहलाता है, आसपास के क्षेत्र में बस गए थे। समझ रहे हैं ना, दसाण यानी आकर में और अवंती को अपने राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। दसाण की एक राजधानी विदिशा तथा अवंती की राजधानी उज्जैन को बनाया। बाद में दोनों प्रदेश मिलाकर मालवा कहलाए। तो देखिए इतिहास भी गवाह है मालवा के लिए। ठीक है, तो अपन मालवा को बड़ा अच्छे से समझे बेटा, विश्वास दिलाता हूं एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। आज क्लास बड़ी है तो क्या हुआ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी, पेपर में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। अब मध्य भारत का पठार, इसको चंबल उपाद्र जलवायु भी कहते हैं, चंबल उपाद्र जलवायु। अरे वाह भैया, देखिए मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10 रुपया 7 पैसा है, 10.7% है, समझे, और इसका क्षेत्रफल 32,921 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। जी हाँ, 32,921 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ है। मध्य प्रदेश का पठारी भाग है जो विध्यान शैल समूह का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, विध्यान शैल समूह का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा नंबर ये कह दिया कि मध्य भारत का ढाल उत्तर से, देखिए मध्य भारत का ढाल जो है
उत्तर से पूर्व, यानी आप समझिए यहाँ उत्तर है, यहाँ पूर्व है, उत्तर से पूर्व दिशा में है, जिसके कारण इस पठार में प्रवाहित होने वाली नदियां यमुना नदी की सहायक है। ऐसे मैंने अभी आपको मध्य भारत का पठार, उसके वाला क्षेत्र में मैंने मालवा वाला क्षेत्र भी बताया था। मध्य भारत के पठार में कौन कौन सी नदी है, बोलो प्रभु? चंबल, वाह वाह, सिंधु, पार्वती, कुंवारी, कुनो नदी प्रवाहित होती। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन? चंबल, सिंध, पार्वती, कुंवारी, कुनो आदि नदियां प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस पठार में कौन सा, इस पठार में एक बहुत महत्वपूर्ण है, ये चौथा नंबर पॉइंट को देखो, बड़े अच्छे से सटीकता में रखा हूं। इस पठार में लश्कर का मैदान और शिवपुरी का पठार, समझ रहे हैं ना? लश्कर का मैदान और शिवपुरी का पठार स्थित। इस पठार के उत्तरी भाग में जानती हो जलोढ़ मिट्टी, कछारी जिसको बोलते हैं। ये दक्षिण भाग में काली मिट्टी का विस्तार है, समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि दक्षिण में आपको मालवा वाला क्षेत्र पड़ जाता है, इसीलिए। अच्छा, पांचवें नंबर तो एक और बम फोड़ देगा, देखो पांचवें वाले में कमजोर ना समझो। देखो भैया, चंबल नदी द्वारा इस पठार में बीहड़ों का निर्माण किया है। चंबल नदी द्वारा इस पठार में बीहड़, डाकू, जो डाकू छिपते थे ना, पर लूटपाट करते थे, बीहड़ों का निर्माण किया है। यह नदी द्वारा मिट्टी का अवनालिका अपरदन किया है, जिससे चंबल घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? जिसे चंबल घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए छठवें नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आपके लिए ना बड़े मस्त पॉइंट लेकर आया हूँ। आप कभी सोचोगे, कहोगे वाह वाह क्या कहना। देखिए, मध्य भारत के पठार के अंतर्गत भिंड जिला, मुरैना जिला, श्योपुर जिला, क्या है, ग्वालियर जिला, गुना जिला, शिवपुरी जिला, नीमच जिला। गुना अभी मालवा में भी आता है, गुना का कुछ भाग मालवा में आता है, कुछ भाग जो है मध्य भारत के पठार में आता था। मेरे यहाँ साथ याद करो भैया, बताओ, भिन्न भिन्न मुरैना, भिन्न भिन्न मतलब भिंड मुरैना, और भिन्न भिन्न सेब खाए, मुरैना खाए ना, मुरैना हो गए। मुरैना के बाद श्योपुर, श्योपुर आ गए, वाह भैया। श्योपुर के बाद ग्वालियर लोग, ग्वाल लोग, वाह भैया ग्वालियर। ग्वालियर के बाद कई गुना बलशाली, वाह भैया गुना, वाह वाह भाई मान गए। और नीमच। तो ये इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं मध्य भारत के अंतर्गत 1 1 2 3 4 5 6 जिले जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आ गए प्रभु बुंदेलखंड का पठार। जी हाँ, बिल्कुल सही है, आपका इंतजार बस खत्म होने वाला, टेंशन न लो भैया, बस 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 थोड़ा और समय दियो, साहस करो यार। ये बताओ, कुछ बनना है ना, कुछ करना पड़ेगा। देखिए, बहने दो पसीने, ठीक है ना, तपने दो धूप में, क्या दिक्कत, क्योंकि यही तपेगा जब, ठीक है ना, तभी कुछ होता है। एक बात बताएं ना, कभी भी कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति ना पीक तक पहुंचा है ना, तो उसकी पीछे का देखा करो। ये ना पूछा करो यार कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, अरे उसके बनने में क्या क्या कितना संघर्ष किया होगा, पहले ये देखो ना। अंबानी अंबानी बस हर चीज में ना बोल दिया करो। अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हो ना, वही चीजें। बुंदेलखंड का पठार चलो चलते हैं भैया, बोर मत होना, चले आगे चलो। तो बुंदेलखंड का पठार का क्षेत्र मध्य प्रदेश के 7.7% के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, कितने परसेंट? 7 रुपया 7 पैसा, समझ रहे हैं ना। जो क्षेत्रफल में 23,735 वर्ग किलोमीटर है। कितना भैया? 23,735 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट आपके लिए बड़ा अच्छा लाया हूं प्रभु, बहुत अच्छा है। देखो क्या है, बुंदेलखंड पठार के उत्तर में देखिए भैया यमुना नदी की जलोढ़ मैदान, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में बघेलखंड, वाह वाह, और पश्चिम में मालवा के पठार है। देखिए भैया, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैप में आप समझिए, मैप देखने की कोशिश करिए, मजा आ जाएगा। देखिए मैप, मैप देखो भैया, ये देखो आप, ये है, ये मैं बुंदेलखंड का पठार की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरी बात थोड़ी कर रहा हूँ। देखो बुंदेलखंड का पठार, ये देख, ये देख भैया, सही बात है ना। इधर देख मालवा है, उधर देख मध्य उत्तर प्रदेश है, इधर देख नर्मदा भाई यमुना नदी है, और इधर देख तू रीवा पन्ना है कि नहीं है। तो यही चीज के बारे में बात करो, कोई अलग से थोड़ी बात कर रहा हूँ यार, जो तुम बार बार टेंशन ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आप फटाफट पढ़िए पहले, मजा आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद ये आपको मैं यहाँ पे ले आया तीसरी पॉइंट, प्री कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग में अगर हम देखें तो ग्रेनाइट व नीच चट्टान से इस पठार का निर्माण हुआ।
प्री कैम्ब्रियन युग में ग्रेनाइट व नीस चट्टान से इस पठार का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्या है, प्री कैम्ब्रियन युग में। समझ रहे हैं ना, इस चौथा पॉइंट में लेके आया हूं, बहुत जबरदस्त। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा, समझ रहे हो ना, सिद्ध बाबा है भैया, सर्वोच्च चोटी है। अब 5वें नंबर देखो, 5वें नंबर में बता रहे इस पठार का ढाल उत्तर की ओर है, जिसके कारण यहाँ की प्रभावित कौन कौन नदियां, केन, एन, केन, प्रकारेन, बेतवा, केन नदी, बेतवा नदी, उर्मिल नदी, धसान नदी और बीना नदी। बीना नदी के बाद पहुंच नदी है ना, यमुना की सहायक नदी। कैसे याद करें भैया, एन केन बेताब होकर उर्मिला नाम की लड़की ने धंसते हुए किसी न किसी तरह से बीना में बैठ करके पहुंची, यानी पहुंच। कैसे याद करें, एन केन बेतवा, उर्मिल, उर्मिला, धसान, धसान नदी है, बीना और पहुंचा यानी पहुंची। ठीक है, याद कर लेना, बहुत अच्छा ट्रिक है। यमुना की एक सहायक नदियां हैं। 6वें नंबर की बात करें भैया, बुंदेलखंड पठार का विस्तार सागर, दमोह। देखो भैया, नाम याद करो, मजा आ जाएगा। बुंदेलखंड का पठार देखो, सागरवा, दमोहवा, टीकमगढ़वा, निमाड़ीवा, छतरपुरवा, अशोकनगरवा, दतियावा आदि। ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ, देखो मजा आएगा। सागर में डागर भरो, मोह माया दूर भागो, टीका लगवाओ, निमाड़ी घूमो, छाता लगा के, अशोकनगर, अशोक जी को दांत मत दिखाओ। देखो लो, इतनी छोटी सी ट्रिक है। सागर, दमोह, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, अशोकनगर, दतिया। बड़े आनंद से याद करो, आ जाएगा, 101% बता रहा हूँ, याद हो जाएगा। थोड़ा सा कोशिश तो करो यार। 7वें नंबर देखो, सेवन, इस पठार के उत्तर में जलोढ़ मिट्टी तथा दक्षिण में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। कैसे याद करते हैं, जलोढ़ क्यों लगा, क्योंकि भैया देख यार, यहाँ सब नदियां बहती हैं, नदियां जाके उत्तर में जाके मिलती हैं, तो सब जल ही जल है भैया, तो जलोढ़ मिट्टी है ना। दक्षिण में लाल पीली मिट्टी, नीचे दक्षिण की ओर आओगे, नीचे साइड, तो भैया लाल और पीली, मेरे लाल मेरे पीले, है ना। आजा नीचे, जब आप पेड़ में चढ़ जाते हो, आपकी मम्मी क्या कहती है, दक्षिण की ओर आ जा, यानी नीचे आ जा, नीचे हमारा दक्षिण है, आजा लाल आजा पीले, है ना। ऐसा तो लाल पीले याद हो जाएगा, बहुत मजे से, बहुत अच्छा। चलिए, रीवा पन्ना का पठार को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, बस लास्ट है, बस बस बस, बात बहुत परेशान ना हो, बस 1 घंटे की वीडियो और ज्यादा नहीं है यार। रीवा पन्ना का पठार थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं। रीवा पन्ना का पठार कैसे याद करते हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10 रुपया 3 पैसा है, अर्थात तो 10.3% है, 10.3% है, जो कि क्षेत्रफल में 31,749, जी हाँ 31,749 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रीवा पन्ना के पठार में बिजावर की श्रेणी का विस्तार है, और इस श्रेणी में कडप्पा शैल समूह, विध्यंस शैल समूह चट्टाने, ये तो नहीं भूलोगे, कडप्पा है ना, कडप्पा किसने मारा सब जानते हो, और विध्यंस शैल समूह की चट्टाने स्थिर विंध्याचल पर्वत के साथ में विंध्याचल, रीवा पन्ना के पठार में स्थित है, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट आउट करो मेरे दोस्त, तीसरा पॉइंट, कडप्पा शैल की किम्बरलाइट पाइप में हीरा पाया जाता है। देख ले भैया, कितना महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन इसमें छिपा हुआ, तो लोग तो छोड़ रहे थे, कटप्पा किसने मारा, जान गए, किम्बरलाइट पाइप है, वहां पे हीरा पाया जाता, जाके चोरी ना कर लेना, ठीक है, हाँ नहीं तो जेल में चले जाओगे। जिसका विस्तार पन्ना सतना जिले में है। कहाँ बेटा, पन्ना और सतना जिले में है। अरे अब इतना भी बता दिया, अरे जाके ना चले जाना पगले, सतना बहुत बड़ा है, टेंशन ना लेना, पन्ना और जिला में है। बिंद शैल समूह में चूना पत्थर की अधिकता है। क्या है, विंध्यन में क्या है भैया, चूना पत्थर की अधिकता है, पक्का। हाँ भैया, चूना जाओगे ना, चूना में गड़ा गड़ा मारेंगे, वहां मत जाना, ठीक है। इस पठार की प्रमुख नदियां टोंस, अरे वाह भाई, सोन, केन, बीहड़न नदी, बीहड़ है, केवटी, बहुटी, पियामन, ये सब पढ़ोगे आप। पहले आप याद करो, टोंस तमसा, ठीक है, सोन सोनवा, ठीक है, केन एन केन, प्रकारेन, सब याद कर लो। बिड़हन यानी बिरहन, बीहड़ नदी सुने होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो अब ये बड़ी बात हो गई। अब चौथा नंबर आपके लिए, देखो मजा आ जाएगा। इस पठार में लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। अरे लाल पीली क्यों ना होगा, आजा मेरे लाल आजा मेरे पीले, याद करो वही है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जानते हो उपराज ज्यादा नहीं है, वैसे भी जानते हो उपराज इसका ज्यादा नहीं है, आप खुद जानते हो। लाल पीली मिट्टी ना एक तरह से बेकार है, मिट्टी पढ़ाएंगे तब मजेदार आएगा। इस पठार के अंदर का जानते हो, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह आदि जिले आते। कैसे याद करें भाई, रीवा लोग, अरे भैया ना कहना सताते हैं, इतने अच्छे रीवा लोग झट सताते हैं, और पन्ने भर भर के आप मोह माया दिखाते हैं।
अरे नहीं यार, ऐसे ट्रिक ना बनाओ, नहीं रीवा वाले देखते होंगे तो परेशान हो जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई लोग, आप बहुत अच्छे हो, बस अपना क्या है ना, केवल पढ़ाने का तरीका है। चलो आगे देखते हैं सेक्शन नंबर। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना हिल्स है भैया। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ज्यादा भैया। आप भी अपने मन में सद्भावना लगाओ, बुरा मत मानना यार, सॉरी है ना, सद्भावना रीवा में है। चले आगे बात करते हैं नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की बात हम लोग पढ़ा देते हैं। अब देखो यार, आप कहोगे सर जी बहुत पढ़ा रहे हैं, अरे पढ़ाने दो यार, क्या दिक्कत है बताओ? आपको बैठने बैठने का एसी में बैठकर पढ़ाना तो वह पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है आपको? चलो चलो चलते हैं नंबर 1 देखते हैं, नर्मदा सोन घाटी देखते हैं। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 27 रुपया 4 पैसा है, यानी 27% 27.4% है। चलिए इसका क्षेत्रफल है 84,461 वर्ग किलोमीटर। कितना बेटा? 84,461 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा दूसरा नंबर बताइए, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। यह भ्रंश घाटी है। जी हाँ दोस्तों, दिमाग में करो, यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। अरे वाह, सही। हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा नर्मदा सोन घाटी। अच्छा इसके बाद फिर बुंदेल वो आ जाएगा है ना, मघेलकर। नर्मदा सोन घाटी के समांतर दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी तथा उत्तर में विंध्याचल श्रेणी है। ये एक सतपुड़ा श्रेणी आ जाता है। नर्मदा सोन घाटी का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक पूरे मध्य प्रदेश में है। समझी? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। नर्मदा सोन घाटी में पूर्व भाग अर्ध सोन घाटी सक्रिय है, और परंतु पश्चिम की ओर बढ़ने पर, नर्मदा घाटी की ओर बढ़ने पर चौड़ाई अधिक होती जाती है मेरे दोस्त। नर्मदा सोन घाटी में पूर्व में बड़ी सक्रिय है, क्योंकि जानते हो आप पूर्व साइड में देखो भैया, अमरकंटक को आपको याद होगा, अमरकंटक क्षेत्र से आता हुआ है। अमरकंटक क्षेत्र से आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अमरकंटक के भाग से जाना पड़ेगा इसे। इसके बाद हम लोग देखें नीचे की ओर, देखेंगे अपन, देखें धीरे धीरे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, आप देखिएगा। इसके बाद विंध्याचल श्रेणी को भारत का, अब यहाँ पे देखिए, विंध्याचल श्रेणी को भारत के जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। विंध्याचल श्रेणी को भारत के जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी भारत को जल विभाजक का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 101% मजेदार है यार, ठीक है। चलिए कूल माइंड भाई, देखो मजा आ जाएगा। ये प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, सोन, जोहिला, तवा, शक्कर, शेर, हिरण, वर्ण। कैसे याद करो? अरे भैया इसमें नर्मदा नदी भी बहती है, हाँ, सोन भी बहती है, वाह वाह, जोहिला भी बहती है, वाह, तवा, शक्कर, शेर, हिरण, वरना जानवरों के नाम। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, जान लो भैया, 41 सहायक नदियां हैं। अब हम नदियां पढ़ाएंगे तो भरपूर समझाएंगे, टेंशन ना लो। 7वें नंबर में आ जाओ, नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी का विस्तार है। एक बार फिर सुनो, गहरी काली मिट्टी, छिछली तथा साधारण काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले अब देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन। 7वें पॉइंट पे नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली, छिछली तथा साधारण काली मिट्टी का विस्तार है। नर्मदा सोन घाटी में गहरी काली, छिछली तथा साधारण काली मिट्टी का विस्तार है। नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत डिंडौरी, सुन लीजिए, डिंडौरी जिला आएगा, मंडला आएगा, जबलपुर आएगा, नरसिंहपुर आएगा, होशंगाबाद आएगा, हरदा आएगा, देवास आएगा, धार आएगा, खंडवा आएगा। एक बार फिर से बोलो, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंह, होशंगाबाद, हरदा, देवास और धार और खंडवा। याद करो भैया, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंह, होशंगाबाद, हरदा, देवास, धार और खंडवा। 3-3 का जोड़ा बना लो, मजा आ जाएगा यार। प्रभु आपके माइंड में इतना भी नहीं आ सकता यार, छोटे थोड़ी। हमारी याद है खरगोन, अलीराजपुर, तो और याद कर लो, क्या दिक्कत। ठीक है, चले अब सतपुड़ा मैकल स्टडी। जी हाँ, बी नंबर आ गए, ए पार्ट का 5 पूरे पार्ट पढ़ लिया, बी पॉइंट आ गए सतपुड़ा मैकल स्टडी। जी हाँ दोस्तों, मजेदार है, विश्वास दिलाता हूँ प्रभु बाप से बन जाएगा। चलो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मेरे दोस्त मेरे भाई आ जाओ मैकल। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में मध्य प्रदेश क्षेत्र के 11% के बराबर है, 11% के बराबर है। क्यों? सही है नितिन? बिल्कुल, फटाफट पढ़ते रहो जिम्मे को। जो कि क्षेत्रफल में 33,709 वर्ग किलोमीटर है। अरे भैया तू क्यों ऐसा पूछ रहा है? 11% है भैया, 11 रुपया है, ध्यान रखना। अच्छा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी को 3 भागों में बांटा गया, जो निम्न है। वो कैसा है देख, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, जिसे राजपीपला श्रेणी, जो मैंने मैप में समझाया था ना प्रभु, इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम सतपुड़ा में बड़वानी से बुरहानपुर दर्रे तक है। इसे राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस श्रेणी का विस्तार पश्चिम सतपुड़ा में बड़वानी से बुरहानपुर दर्रे तक है। इस राजपीपला श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखें, इसके अंतर्गत राजपीपला पहाड़ी भी है, बड़वानी पहाड़ी,
राजपीपला पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी, बीजागढ़ पहाड़ी, अखरानी पहाड़ी, असीरगढ़ की पहाड़ी आती है। तो देखो क्वेश्चन आया करता असीरगढ़ की पहाड़ी किसके अंतर्गत आता है, राजपीपला वाला क्षेत्र में। राजपीपला की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी, अखरानी की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी आते हैं। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं प्रभु, आ जाएगा काम में। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में इसका विस्तार बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में ग्वालियर की पहाड़ी, समझते हैं ना, बुरहानपुर दर्रे के पूर्व में अपन देखें तो ग्वालियर की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, बैतूल के पठार और छिंदवाड़ा के पठार तक फैला हुआ। मेरे दोस्त एक बार फिर से मजेदार है, पूर्व में ग्वालियर की गढ़ की है ना पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, बैतूल पठार और छिंदवाड़ा के पठार तथा बैतूल पठार में स्थित एक भैंसा देही का पठार, सुन रहे हो, है ना। ताप्ती नदी के कारण मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है ये, ठीक है। इसका विस्तार पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी। अब महादेव पहाड़ी पर मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, धूपगढ़ की चोटी स्थित है, पहली बात ये जानो, और जिसका ऊंचाई लगभग 1350 मीटर, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। पचमढ़ी हिल स्टेशन जो मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन है, यही स्थित है और यहाँ औसत वर्षा मध्य प्रदेश में लगभग 200 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा वर्षा, समझ रहे हैं ना, ये बड़ी बात जान लो। अब मैकाल श्रेणी में आ जाओ प्रभु। मैकाल श्रेणी में अपन देखें तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में अर्धचंद्राकार मैकाल श्रेणी का विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है प्रभु, इसकी ऊंचाई 1127 मीटर है, समझ रहे हैं ना, 1350 अभी होता। यही से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम है, ठीक है ना, जोहिला नदी भी आता है बेटा, ठीक है, अमरकंटक वाला। यहाँ वर्षा का प्रतिशत पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर, पूर्व में 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, ठीक है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के पश्चिम भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, पश्चिम भाग में, और पूर्वी भाग में लेटराइट तथा लाल पीली मिट्टी का विस्तार है। पश्चिम में देखेंगे इधर तो आप देखो पश्चिमी काली मिट्टी पाई जाती है, अभी हमने यहाँ पढ़ा ना, और पूर्वी में आपने देखा लाल पीली मिट्टी और का विस्तार है, ठीक। चलिए अब हम देख लो बेटा, ये चीजें देखो आप बड़े मजे से इसको समझने की कोशिश करिए। लश्कर का मैदान दिख रहा है ना आपको, ये शिवपुरी को उठा देखो, सिद्ध बाबा, सद्भावना, कैमूर श्रेणी, अमरकंटक चोटी, ये स्तूपगढ़ श्रेणी, गालीगढ़, भैंसा देवी पठार दिख रहा है आपको, असीरगढ़, अखरानी, बुरहानपुर, बीजागढ़, ये बड़वानी, राजपीपला, ये सब चीजें मैंने बताया था। बड़वानी का पठार, बीजागढ़, अखरानी, है ना, असीरगढ़, बुरहानपुर का दर्रा यहाँ पे दिख रहा है, भैंसा देवी दिख रहा है, ग्वालियर का दिख रहा है, हजारी, विद्यांचल, ये सब पढ़ाया हूँ मैं। सोनो वाड़ा का पठार, जाना पावागढ़, सिगार चोटी आपने अभी पढ़ा था। मैकाल श्रेणी ये पूरी प्रमुख चोटियां के नाम है। शिवपुरी का पठार, लश्कर का पैदार, देखो ये इसलिए आ रहा है भांडेर का श्रेणी, क्योंकि ये देख ही रहोगे मैप में, जल्दी याद होगा, ये समझ में आ रहा है जी हाँ। तो ये चीजें। अब बघेलखंड बेटा, लास्ट बचा बघेलखंड, इसके बाद आपको टेंशन नहीं लेना है मेरे दोस्त, अच्छे से पढ़िए, मजेदार से पढ़िए, आपको बहुत बोर नहीं होना। पठार देखिए, बघेलखंड का पठार की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र का लगभग 7% के बराबर है, जो कि क्षेत्रफल में 21,577 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। इसके अंतर्गत सीधी, सिमरौली, अनूपपुर, शहडोल, कटनी और उमरिया आते हैं। यहाँ दोस्तों इस पठार में गोंडवाना शैल समूह का विस्तार है, जिसमें मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। शहडोल, उमरिया और सीधी और सिंगरौली मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला का उत्पादक क्षेत्र है, समझे। इस पठार के पश्चिम क्षेत्र बता दूं विध्यान शैल समूह है तथा धारवाड़ शैल समूह, और छत्तीसगढ़ से पृथक होने के बाद पूर्वी बघेल गया है, पूर्वी बघेलखंड, और तथा बघेलखंड में कैमूर श्रेणी का विस्तार है, कैमूर श्रेणी का, ठीक है। तो ये बात कैसे लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िए दोस्तों। आपको मैं बता दो रहा हूँ फिर से, आपको लगातार ये वीडियो इस तरह अपडेटिंग मिलते रहेंगे, 1 नंबर की वीडियो रहेगी, आप विश्वास करिए। अगर आपको लग रहा है इसमें विश्वास है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को पहुंचाइए, जिससे मेरा जल्दी से ग्रोथ मेरे चैनल का हो सके और मैं जल्दी से जल्दी उस चीजों को आपको पहुंचा सकूं जो